हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग स्कैटरिंग के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है और टोटल क्रॉस सेक्शन जो है उसको हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है ग्रिफिथ की बुक से, और इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि स्कैटरिंग क्या है और किस तरह से हम लोग डिफरेंशियल और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप डायग्राम को देखें तो ये आपके टारगेट पार्टिकल है। यहाँ पर टारगेट पार्टिकल आपको दिख रहा होगा, और इस टारगेट पर हम लोग क्या करते हैं, टारगेट को जनरली स्थिर लिया जाएगा, स्टेबल लिया जाएगा। इस पर हम लोग बीम ऑफ रेज गिराएंगे। इस पर हम लोग जो है रेज गिराएंगे। जैसे हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स हम लोग गिरा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग स्कैटरिंग को समझ सकते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जब ये अल्फ़ा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के नज़दीक से गुजरेगा तो अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में इंट्रैक्शन होगा, और उस इंट्रैक्शन की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा और डेविएट होकर डिफरेंट एंगल से स्कैटर हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में। इम्पैक्ट पैरामीटर किसी भी पार्टिकल के लिए जो जब वो न्यूक्लियस या टारगेट पार्टिकल के नज़दीक से गुजर रहा होगा, मान लीजिए पार्टिकल इस पाथ पर आ रहा है, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो है जो आप फेंक रहे हैं या गिरा रहे हैं, तो इस पाथ पर आ रहा है और ये आपके टारगेट पार्टिकल है। तो इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है उसको हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं और बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इम्पैक्ट पैरामीटर जो है जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा इस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हो सकेगा, क्योंकि बी कम होने से इन दोनों पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो बी की वैल्यू जितनी कम होगी डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप देखिए कि एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर बनाया गया है। क्रॉस सेक्शन में एक सर्कुलर पार्ट भी लिया गया है, सर्कुलर रिंग जो है वो भी ली गई है, और इस रिंग में शेडेड एरिया जो है वो शेडेड एरिया लिया गया है डी सिग्मा। तो ये शेडेड एरिया लिया गया है। इस शेडेड एरिया से जो पार्टिकल्स पास होंगे वो यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस शेडेड एरिया से जितने भी पार्टिकल पास होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल जो है वो इस शेडेड सॉलिड एंगल में एंटर करेंगे या इस सॉलिड एंगल से गुजरेंगे। यहाँ ये डिफ्लेक्ट होते हुए जाएंगे और इस शेडेड छायांकित सॉलिड एंगल से ये पार्टिकल्स जो हैं वो पास आउट होंगे। वापस मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर शेडेड एरिया से छायांकित क्षेत्रफल से जितने पार्टिकल्स पास आउट होंगे वो सभी पार्टिकल जो हैं वो इस पर्टिकुलर शेडेड सॉलिड एंगल से गुजरेंगे। तो अगर हम लोग इंसिडेंट फ्लक्स जे मान लें, जे इंसिडेंट हम लोग क्या मान लें, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो हम लोग ये कह सकेंगे कि इस पर्टिकुलर जो शेडेड जो क्षेत्रफल है इसमें से कितने पार्टिकल यूनिट टाइम में गुजरेंगे। तो इसमें से गुजरने वाले जो पार्टिकल्स हैं यूनिट टाइम में वो अपने क्या लिख सकेंगे, ये वाला एरिया, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जे इंसिडेंट से, क्योंकि देखो ये तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है जे इंसिडेंट। तो इस पर्टिकुलर एरिया से कितने पार्टिकल्स गुजरेंगे पर सेकंड, वो हम लोग क्या लिख सकेंगे। तो वो मैं नीचे लिखना चाह रहा हूँ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर
of particles passing through area d sigma in unit time. तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू एरिया डी सिग्मा इन यूनिट टाइम, दैट विल कम्स आउट टू बी जे इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाय डी सिग्मा। तो ये इतने पार्टिकल्स जो हैं वो पास आउट होंगे। अब हम क्या करेंगे, वापस उस डायग्राम पर चलते हैं और जैसा मैंने अभी बताया कि इस पर्टिकुलर एरिया से जितने पार्टिकल्स पर सेकंड पास आउट होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो इस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से भी पास होंगे। तो इस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से कितने पार्टिकल पास हो रहे हैं उनको मैं लिखना चाहूँगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स passing through solid angle d tau। तो इससे कितने पार्टिकल्स जो हैं वो पास आउट होंगे उसको मैं संकेत डी एन थीटा फाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये एक तरह से आपको बताता है ये जो नंबर है वो कि थीटा और फाई एंगल्स पर कितने पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए हैं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन थीटा फाई, ये उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, देयरफॉर कौन सी क्वांटिटीज़ इक्वल होनी चाहिए, डी एन थीटा फाई दैट शुड बी इक्वलेंट टू जे इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाय डी सिग्मा। ये क्यों बराबर होने चाहिए, हम लोग बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पार्टिकल इस पर्टिकुलर शेडेड एरिया से यूनिट टाइम में निकलेंगे वो सारे के सारे पार्टिकल वो यूनिट टाइम में इस सॉलिड एंगल से भी पास आउट होंगे। तो ये मैंने दोनों को बराबर कर दिया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि डी सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो डी सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी डी एन थीटा फाई डिवाइडेड बाय जे इंसिडेंट। ये डी सिग्मा की वैल्यू आ गई और दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर देंगे डी ओमेगा से, सॉलिड एंगल से डिवाइड कर देंगे। तो इधर भी डिवाइड कर देते हैं डी ओमेगा से और इधर भी डिवाइड कर देते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से इसको लिख लेता हूँ। तो मैंने दोनों तरफ डी ओमेगा से सॉलिड एंगल से डिवाइड कर दिया है। अब ये साइड अगर हम लोग देखें, इसकी राइट हैंड साइड देखें तो डी एन थीटा फाई डिवाइडेड बाय जे इंसिडेंट, ये क्वांटिटी तो आपको बताएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ्लेक्शन या प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग इन डायरेक्शन थीटा फाई। थीटा फाई डायरेक्शन में स्कैटरिंग की क्या प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों का रेशो बताएगा, डी एन थीटा फाई और जे इंसिडेंट का रेशो ये बताएगा। और हमने इस सॉलिड एंगल से डिवाइड भी किया है। तो अब ये क्वांटिटी पूरी की पूरी क्वांटिटी की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग इन डायरेक्शन थीटा फाई पर यूनिट सॉलिड एंगल। वापस से बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग इन डायरेक्शन थीटा फाई पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो ये क्वांटिटी इसको रिप्रेजेंट करेगी और इसी क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं DCS यानी कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। ये जो क्वांटिटी है यानी कि D सिग्मा अपॉन D, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे और कई बुक्स में इसको शॉर्ट यूज किया गया है, D
थीटा फाई भी यूज किया गया है। और ज़्यादातर जो केस होते हैं उसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है, फाई पर डिपेंडेंस रहती नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री हो पोटेंशियल जो है, तो उस कंडीशन में ये नॉर्मली डी थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है डी थीटा, दैट में बी रिटन एज डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन जे इंसिडेंट और डी एन थीटा फाई अपॉन डी टॉ। तो ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर हो गई है। ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन बन चुकी है। तो बेसिकली डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स इन डायरेक्शन थीटा फाई पर यूनिट सॉलिड एंगल, दैट इज डिफाइंड एज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट में इसको डी थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और टोटल क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करते हैं। टोटल क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन को आसानी से डिफाइन किया जा सकेगा और टोटल क्रॉस सेक्शन को हम लोग सिग्मा से लिखेंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा हो जाएगा। जो क्रॉस सेक्शन है उसका आप पूरे सॉलिड एंगल के लिए अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको टोटल क्रॉस सेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। दैट में आल्सो रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय डी ओमेगा, इससे इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये इतना जो पार्ट है वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है, उसको आप डी थीटा से प्राय लिखा करते हैं। और डी ओमेगा जो है सॉलिड एंगल जो है वो आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कि ये होता है साइन थीटा, डी थीटा और डी फाई। तो इस तरह से सिग्मा आप टोटल सिग्मा टी भी कई बुक्स में आपको मिल जाएगा या नॉर्मली सिग्मा भी मिलेगा। तो टोटल क्रॉस सेक्शन जो है वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का होल सॉलिड एंगल, संपूर्ण ठोस कोण के लिए हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तब अपने पास टोटल क्रॉस सेक्शन आ जाता है। तो ये टोटल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला है। तो ये आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम कैसी है, उस हिसाब से डी थीटा निकलेगा। डी थीटा निकलने के बाद में सिग्मा टी निकलेगा। पहले डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना होता है और फिर टोटल क्रॉस सेक्शन अपने को निकालना होता है। ये जो इंटीग्रेशन है वो होल सॉलिड एंगल के लिए है, यानी कि इसमें फाई तो रहेगा 0 से 2 पाई और थीटा इसमें रहेगा 0 से पाई। तो ये पूरे सॉलिड एंगल के लिए जो है इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन प्रॉब्लम के हिसाब से किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की बात एक बार वापस करते हैं। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है वो हमने लिखा है डी थीटा से और ये किसके बराबर है, ये है डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डायग्राम हमने शुरुआत में बनाया है उस डायग्राम की हेल्प से डी सिग्मा भी निकाल लेंगे और डी ओमेगा अपने को पता होता ही है, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग पुट कर देंगे और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो वापस डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम पर हम लोग वापस चर्चा करते हैं। इस डायग्राम में ये वाला जो एरिया है शेडेड एरिया, वो अपने को निकालना है। तो इसको मैं फ्रंट से अगर आपको दिखाना चाहूँ तो फ्रंट से ये कैसे दिखेगा, देखिए। तो इसको फ्रंट से देखना चाहें, सामने से देखना चाहें तो कुछ इस तरह से ये नज़र आ सकता है। और यहाँ पर ये कुछ शेडेड एरिया ये इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। ये आपकी डी सिग्मा है और ये जो डिस्टेंस है वो इम्पैक्ट पैरामीटर है, ये बी के द्वारा नहीं लिखा है, ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। और ये जो एंगल बनाया जा रहा है
इस लाइन में और इस लाइन में जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो आपके डी फाई है, ये वाला एंगल डी फाई है। तो ये वाला एरिया अपने को निकालना है। तो ये एरिया हम लोग अच्छा, इसकी विड्थ जो है वो डी बी है, इसकी विड्थ डी बी है। तो ये वाला एरिया अपने को निकालना है और सिंपल हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ से ये एरिया निकाल सकेंगे। अब देखिए कि ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ हो जाएगी आपके आर्क के बराबर, और आर्क होता है रेडियस इनटू एंगल। तो ये वाली लेंथ तो हो जाएगी बी इंटू डी फाई, बी इंटू डी फाई, ये वाली लेंथ हो जाएगी। और ये विड्थ जो है वो आपको दिख ही रही है कि डी बी है, ये विड्थ जो है वो डी बी है। तो ये डी सिग्मा हो गया। तो ये डी सिग्मा की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पे। डी सिग्मा की वैल्यू तो आपके पास आ गई है बी डी फाई और डी बी। और सॉलिड एंगल जो होता है वो भी अपने को पता है, सॉलिड एंगल होता है साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये सॉलिड एंगल होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डी फाई से डी फाई कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा बी अपॉन साइन थीटा, बी अपॉन साइन थीटा और डी बी अपॉन डी थीटा। एक चीज़ जो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा, यानी कि आपका जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो टारगेट पार्टिकल के जितने नज़दीक से गुजरेगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, थीटा उतना ही ज़्यादा होगा। बी की वैल्यू, इम्पैक्ट पैरामीटर बी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा स्कैटरिंग एंगल लेकर जो है पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा। तो इस कारण से डी बी अपॉन डी फाई दोनों का नेचर ऑपोजिट है। तो डी बी अपॉन डी थीटा सॉरी, तो ये वैल्यू नेगेटिव आती है। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया है वो नेगेटिव लेना नहीं होता है अपने को, एरिया पॉजिटिव ही डिफाइन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मॉड का साइन और लगा देते हैं, ये मॉड का साइन हमने लगा दिया है। तो मॉड ऑफ डी बी अपॉन डी थीटा, ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी थीटा हो सकेगा। तो हम लोग जो भी प्रॉब्लम दी जाएगी उस प्रॉब्लम में हम लोग पहले ये कोशिश करेंगे कि बी को थीटा के रूप में प्राप्त कर लें, बी को एज ए फंक्शन ऑफ थीटा हम लोग प्राप्त कर लें, और फिर इसमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू रखकर डी थीटा प्राप्त कर लेंगे, यानी कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन प्राप्त कर लेंगे। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन प्राप्त करने के बाद टोटल क्रॉस सेक्शन प्राप्त किया जा सकेगा, उसका इंटीग्रेशन करके यहाँ पर टोटल क्रॉस सेक्शन प्राप्त किया जा सकेगा। तो ये हमने डिफ़ाइन किया है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन। और लास्ट में बात ये कर रहे हैं कि टोटल क्रॉस सेक्शन जो है वो रफली अगर हम लोग बात करें तो टारगेट के द्वारा कितना एरिया ऑफर किया जाता है स्कैटरिंग के लिए। यहाँ एक बार डायग्राम पर वापस आ जाते हैं। ये हमारा टारगेट पार्टिकल है। टारगेट पार्टिकल के द्वारा ये जो इंसिडेंट रेज आ रही है, ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनके लिए कितना एरिया ऑफ़र किया जाएगा कि उस एरिया से गुजरेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा, तो उसको हम लोग टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो इस लेक्चर में इतना करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।